हेलो एवरीवन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के सीरीज में हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक कोएगुलेशन ऑफ ब्लड लेके आए हैं। तो देखते हैं आज कि कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, हम लोग ये पढ़ेंगे। इसके साथ साथ टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो ज़रा देखिए, एक हेडिंग है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसे ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। आपने पढ़ा था प्लाज्मा, याद करिए। प्लाज्मा में एक क्लॉटिंग फैक्टर था, प्रोटीन, जिसका नाम था फिब्रिनोजन। ठीक है, आइए जरा हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि जब आपको कहीं पर चोट लग जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, तो लगातार ब्लीडिंग नहीं होती रहती है। ब्लीडिंग कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो ब्लीडिंग कुछ समय के बाद रुक जाती है, तो ये ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, कितना होता है, कितने समय के बाद ब्लीडिंग रुकती है। तो कह रहे हैं कि जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो होता है 1 से 3 मिनट। जो कोएगुलेशन टाइम, क्लॉटिंग टाइम होता है, वो होता है 2 से 8 मिनट। तो अगर हम लोग क्लॉटिंग की बात करें, कहीं पर आपको चोट लग जाए, कहीं पर आपको कट लग जाए, तो लगातार ब्लीडिंग नहीं होती रहती। कुछ समय के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है। तो ये जो क्लॉटिंग टाइम है, ये होता है 2 से 8 मिनट। मतलब कि 2 से 8 मिनट के अंदर अंदर क्लॉटिंग हो जानी चाहिए। और अगर क्लॉटिंग नहीं हो रही, इसका मतलब कोई डिसऑर्डर है, कोई कमी है, कोई दिक्कत है। बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जिनमें से कुछ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जब आपको, जैसे कहीं पर, यहाँ पर आपको अगर कट लग जाता है, तो लगातार ब्लीडिंग नहीं हो रही, कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर क्लॉटिंग हो गई, और जहाँ पर आपको कट लगा है वहाँ पर डार्क रेडिश ब्राउन कलर का कुछ दिखाई पड़ता है। वो जो डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम जो दिखाई पड़ता है एट द साइट ऑफ इंजरी, उसे हम लोग बोलते हैं क्लॉट या कोएगुलम। उसे क्या बोलते हैं? क्लॉट या कोएगुलम। उस क्लॉट या कोएगुलम में क्या पाया जाता है, ये क्लॉटिंग कैसे होती है, वही हम लोगों को देखना है। आपने पढ़ा था हमारी ब्लड में, प्लाज्मा में जो भी प्रोटीन पाई जाती हैं वो इनएक्टिव प्रोटीन होती हैं। जैसे उसमें हम लोग प्रोथ्रोम्बिन पढ़ेंगे, जैसे हम लोग फिब्रिनोजन पढ़ते हैं। ठीक है ना। फिब्रिनोजन कन्वर्ट होती है फिब्रिन में, उसके पहले जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट होती है थ्रोम्बिन में। तो कुछ यहाँ पर आयंस हैं, जैसे कि कह रहा है कि कैल्शियम आयंस, ये कैल्शियम आयन ये जरूरी होता है। एंड विटामिन के ये जो है, ये इसेंशियल हैं फॉर क्लॉटिंग क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में। कह रहे कि जहां पर आपको चोट लगी, एट द साइट ऑफ इंजरी या ट्रॉमा, जहां पर आपको चोट लगा है, एट द साइट ऑफ इंजरी और ट्रॉमा, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का स्कम नजर आता है, जिसे हम लोग क्लॉट या कोएगुलम बोलते हैं। ये जो क्लॉट या कोएगुलम है, इसमें होता क्या है, इसमें होता है फिब्रिन प्लस डेड सेल्स ऑफ ब्लड। फिब्रिन प्लस डेड सेल्स ऑफ ब्लड ये पाए जाते हैं।
ये फिब्रिन कहाँ से आया? ये डेड सेल्स ऑफ ब्लड, तो जब आपको चोट लगी है, कट लगा है, वहां पर जो सेल्स डेड है वो प्रेजेंट है। फिब्रिन कहाँ से आया इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। जहां पर आपको चोट लगी है याद रखिएगा, जो इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स, इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स, ये रिलीज करते हैं सम फैक्टर जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम के प्रेजेंस में, कैल्शियम की जरूरत है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के प्रेजेंस में ये चेंज हो जाती है थ्रोम्बोकाइनेज में। किसमें चेंज होती है? थ्रोम्बोकाइनेज में, जो कि एंजाइम है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट, आपको बताया है कि जितने भी प्लाज्मा में प्रोटीन होती हैं सब इनएक्टिव होती हैं, उनको एक्टिवेट कराया जाता है। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को चेंज करता है थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन को चेंज करता है थ्रोम्बिन में। ये कौन? थ्रोम्बोकाइनेज काम कर रहा है, यहां पर काम कर रहा है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन बना, ये बना लीवर में। इसके बनने के लिए विटामिन के जरूरी है, तो यहां पर मैं लिखता हूं विटामिन के। कैल्शियम तो आपने पढ़ लिया था किस लिए जरूरी था, इनको इसमें कन्वर्ट करने के लिए। ये कौन रिलीज कर रहा है? जहां पर आपको चोट लगी है वो, और प्लेटलेट्स। जब आपको प्लेटलेट्स पढ़ाया था तो बताया था कि प्लेटलेट्स जो है वो कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जो कि कोएगुलेशन या क्लॉटिंग में मदद करता है। विटामिन के इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर में प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन को के लिए ये जरूरी होता है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, तो थ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं करेगा। कैल्शियम नहीं होगा तो ये इसमें एक्टिवेट नहीं होगा। चलिए, थ्रोम्बिन बन गया है। अब थ्रोम्बिन क्या करता है? फिब्रिनोजन जो प्रेजेंट था हमारे बॉडी में, बॉडी का मतलब कहां पर? प्लाज्मा में। फिब्रिनोजन जो है ये कन्वर्ट होता है फिब्रिन में। यहां पर काम कौन करता है? ये एंजाइम थ्रोम्बिन, ये काम करता है। ये पूरी एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है। इस पूरी सीरीज ऑफ रिएक्शन को नाम देते हैं, कैस्केड प्रोसेस। सीरीज ऑफ रिएक्शन को नाम क्या देते हैं? कैस्केड प्रोसेस। तो अब जरा देखिए, अगर कैल्शियम ना होता तो थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट नहीं होता। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से आया? इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स इसको रिलीज करते हैं। जब इंजरी होती है तो इंजर्ड टिश्यू एक्टिवेट करते हैं प्लेटलेट्स को, वो रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और खुद इंजर्ड टिश्यू भी रिलीज करते हैं। जब थ्रोम्बोकाइनेज बना तो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन जो लिवर में बनकर आई है, कहाँ पर? हमारे प्लाज्मा में, वो कन्वर्ट हो गई थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर दिया फिब्रिन में। ये जो फिब्रिनोजन है ना, ये सॉल्युबल प्रोटीन है, लेकिन जो फिब्रिन जो है ये इनसॉल्युबल है। जैसे आपको कहीं पर चोट लगा, ऐसे कट लगा, तो फिब्रिन जो है वहां पर आके धागे जैसा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और ब्लड के सेल्स आके उसमें फंसने लग जाएंगे, वहीं पर रुकने लग जाएंगे, तो ब्लीडिंग बाहर नहीं होगी, वहीं पर रुक जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है ना।
तो ये जो क्लॉटिंग होती है वहां पर डार्क रेडिश ब्राउन कलर का जो स्कम नजर आता है, उसे स्कम बोलते हैं, जो नजर आता है, जो हमें दिखता है, उसे हम क्लॉट या कोएगुलम बोलते हैं। और इस क्लॉट में ये आता है फिब्रिन है और डेड सेल्स ऑफ ब्लड। जब ये फिब्रिन यहाँ पर फाइब्रस स्ट्रक्चर आया, इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं है उस ब्लड में, तो अब ब्लड का मतलब ये डिसॉल्व नहीं हो जाता, घुल नहीं जाता है, ये मतलब है, ठीक है ना। और ब्लड सेल्स यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्लॉटिंग करा देते हैं। इसलिए हमने बोला था कि क्लॉट या क्लॉटिंग में कौन पाया जाता है, पाया जाता है ये फिब्रिन प्लस डेड सेल्स ऑफ ब्लड, ठीक है ना। ये इतनी सी प्रोसेस कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसलिए आपने पढ़ा था कि अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए, प्लेटलेट्स का नंबर घटने लग जाए, तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है, ठीक है ना। क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब कोएगुलेशन लेट होती है, ठीक है ना। चलिए इतनी सी कहानी है। आगे हम लोग एक हेडिंग पढ़ते हैं, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। लिम्फ या लिम्फ को ही बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं, जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो आर्टीरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम, मतलब कि ब्लड वेसल्स में हो रहा है। ब्लड वेसल्स इसी चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है ना, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो जो सेल्स तक ब्लड पहुंचता है डायरेक्ट, वो कैपिलरी लेके पहुंचती है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये है कैपिलरी। ये क्या है? कैपिलरी। कैपिलरी, यहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है, कैपिलरी में ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो यहां पर ये है टिश्यू, ये है टिश्यू। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल्स। तो यहां पर ये जो स्पेस है, ये तो पूरा का पूरा टिश्यू है। टिश्यू में सेल्स के बीच, और ये सेल्स हैं, ये जो स्पेस पाया गया, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है ना। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में होता क्या है, यहां से कैपिलरी से, कैपिलरी में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड में तो प्लाज्मा भी है, प्लाज्मा में वाटर है 90 से 92%, इलेक्ट्रोलाइट है, प्रोटीन है, ये सब आपने पढ़ा, स्मॉल अमाउंट अमीनो एसिड, ग्लूकोज और लिपिड्स भी है। तो कुछ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, इनके बीच ये दोनों नजदीक है ना, पास पास है। तो कुछ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस यहां से डिफ्यूज हो जाते, पास हो जाते, और पास होके आते हैं, यहां पर भर जाते हैं, यहां पर भर जाते हैं, यहां पर भर जाते हैं, ठीक है ना, यहां पर भर जाते हैं। ये यहां पर भर जाते हैं। इसको नाम देते हैं, ये टिश्यू में फ्लूइड है, इसे नाम दिया टिश्यू फ्लूइड। इसे क्या नाम दिया? टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। ये टिश्यू फ्लूइड जो है, इसमें क्या क्या है, तो कह रहे इसमें है कुछ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इसमें वो सब कुछ आती हैं जो प्लाज्मा में है, एक्सेप्ट प्रोटीन, प्रोटीन को छोड़कर। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं टिश्यू फ्लूइड को कंपोजिशन ऑफ it is same as
सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन, जो लार्जर प्रोटीन है वो पास होके नहीं आ पाती हैं, वो पास होके यहां से यहां नहीं आ पाती। कुछ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस डिफ्यूज हो जाते हैं यहां से यहां। तो हम यहां पर बोले सम वाटर एंड वाटर soluble substances diffuse from कैपिलरी मतलब ब्लड वेसल्स, डिफ्यूज फ्रॉम कैपिलरी मतलब ब्लड वेसल्स टू इंटरस्टिशियल स्पेस, टू इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में ये फ्लूइड आ गया, तो इसी को इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। इसी टिश्यू फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीजें आ गई। अब यार ये सेल्स हैं, सेल के बीच यहां पर ये टिश्यू में सेल्स के बीच में पानी भरा है। अगर पानी भरा होगा तो ये सेल्स पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, एब्जॉर्ब करके ये स्वेल कर जाएंगी। और ऐसा हमारी पूरी बॉडी में हो रहा है, तो हमारी बॉडी में स्वेलिंग आने लग जाएगी, जिसे आप बोलते हैं बॉडी में सूजन आ जाती है, इसे हम ईडिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईडिमा। अब ये पानी यहां पर रुकना नहीं चाहिए, ये पानी यहां पर नहीं रुकेगा तो क्या करेगा, यहां से ये पानी वापस जाता है, वापस चला जाता है ये वेन्स में, मेजर वेन्स में चला जाता है। कैसे जाएगा? यहां से ये पानी निकलेगा, जिसके थ्रू यहां से ये वेसल्स के थ्रू जाएगा। इनका नाम है लिम्फेटिक वेसल। इनका नाम है लिम्फेटिक वेसल। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब यहां पर यही फ्लूइड जो है, यही फ्लूइड यहां से निकल रहा है, यही फ्लूइड यहां से निकल रहा है, ये वापस चला जा रहा है कहां पर, ये वापस चला जा रहा है ऐसे वेन्स में चला गया। तो जब यहां पर लिम्फेटिक वेसल में ये फ्लूइड जाने लगा, तो लिम्फेटिक वेसल में इसका नाम है लिम्फ। तो लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड दोनों का कंपोजिशन होता है सेम, दोनों का कंपोजिशन होता है सेम। और इसका कंपोजिशन कह रहे प्लाज्मा के ही जैसा है एक्सेप्ट प्रोटीन, ठीक है। तो ये वापस कहां चला गया, वेन्स में। यहां पर पानी रुकना नहीं चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि भैया जो भी ब्लड और सेल्स के बीच न्यूट्रिएंट का भी तो एक्सचेंज होता है, गैसेस का भी तो एक्सचेंज होता है। अगर यहां से न्यूट्रिएंट इस सेल में आना है तो इस फ्लूइड को क्रॉस करके ही तो आएगा। तो कह रहे न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड सेल्स थ्रू टिश्यू फ्लूइड। किसके थ्रू होता है? टिश्यू फ्लूइड के थ्रू। तो यहां पर हम लिख दें एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स and gases between blood and cells occurs through tissue fluid, occurs through tissue fluid। जैसे यहां पर फिर से बोल रहा हूं, यहां से जो न्यूट्रिएंट आएंगे इस सेल में जाना है, तो इस सेल में जाना है तो इस फ्लूइड को क्रॉस करके ही तो जाएंगे ना। ऑक्सीजन इसमें जानी है तो ये इस फ्लूइड को क्रॉस करके ही तो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं। ये इतनी सी कहानी है टिश्यू फ्लूइड। तो जब यहां पर था वो फ्लूइड तो बोला टिश्यू फ्लूइड। कंपोजिशन आपसे पूछता है कैसा है, जब वही यहां पर जाने लगा लिम्फेटिक वेसल में तो बोलते हैं लिम्फ। इसी का एब्जॉर्प्शन याद रखिएगा, फैट का एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब होता है लैक्टियल्स में, तो वो इसी के थ्रू होता है, यहीं से एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक।
चलिए और हम लोग बातें करें जरा इसके बारे में। कह रहे कि अगर और आपको लिखना है टिश्यू फ्लूइड के बारे में तो ऐसे आप लिख सकते हैं ब्लड माइनस, ब्लड में से अगर माइनस कर दें ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स में भी स्पेशली आरबीसी प्लस प्रोटीन, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर प्लाज्मा बोला तो ये देखिए, अगर प्लाज्मा बोला तो बोले प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। अभी यहां पर हम सारी प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। तो इसे क्या बोल रहे हैं? लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। लेकिन अगर हम ऐसे ब्लड बोले, ये तो प्लाज्मा बोला है तो ब्लड के सेल्स तो अपने आप माइनस हो गए। लेकिन अगर हम ब्लड लेते हैं तो ब्लड माइनस इसमें से क्या करोगे? प्रोटीन प्लस आरबीसी, प्रोटीन प्लस आरबीसी। ब्लड में से प्रोटीन किसका पार्ट है? प्लाज्मा का, प्लस आरबीसी ब्लड सेल्स का पार्ट है, इसको निकाल दो तो ये बन जाएगा लिम्फ, ये बन जाएगा लिम्फ, या इसे हम क्या बोल सकते हैं? टिश्यू फ्लूइड। तो ब्लड माइनस प्रोटीन प्लस आरबीसी, स्मॉल अमाउंट में डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, क्वेश्चन कभी कभी आता है तो लिम्फ में पाए जा सकते हैं या टिश्यू फ्लूइड में पाए जा सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ब्लड माइनस प्रोटीन प्लस आरबीसी। ब्लड के सेल्स में कौन सी सेल? आरबीसी। इतनी सी कहानी है टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ की। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। एक हेडिंग है सर्कुलेटरी पाथवे। कितनी सी कहानी थी लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड की। जरा हम बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे की। सर्कुलेटरी पाथवे कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कितनी तरह से होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कितनी तरह से होता है वो हमको देखना है। सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन टाइप का सर्कुलेशन और एक होता है क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेशन। एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज्ड टाइप। क्लोज्ड टाइप, चलिए जरा देखते हैं। अगर देखिए ब्लड का पंप जो ब्लड होता है वो कहां से होता है? हार्ट से। तो ये है हार्ट, ये है हार्ट। यहां से ब्लड पंप होगा तो कहां जाएगा? सेल्स में जाएगा, टिश्यू में जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये है सेल्स, ये है टिश्यू, और टिश्यू में ये ढेर सारी क्या हैं? ये हैं सेल्स, ऐसे ये सेल्स हैं। तो यहां से तो ये लार्जर ब्लड वेसल्स निकलेंगी, यहां से लार्ज ब्लड वेसल्स निकलेंगी, लेकिन ये ब्लड वेसल्स लाके ब्लड को यहीं पर छोड़ देंगी, पोर्ड कर देंगी, और पूरा ब्लड धीरे धीरे इस पूरे टिश्यू में फैलेगा, इस पूरे टिश्यू में फैलेगा ऐसे। ये पूरा ब्लड है, कौन से सर्कुलेशन में होगा? ये होगा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन में। इसी ओपन स्पेस का नाम इनमें साइन्यूसिस भी बोलते हैं। ओपन स्पेस का नाम क्या है? साइन्यूसिस, जहां पर ये ब्लड पोर्ड हो रहा है। ठीक है, ये है टिश्यू, ये है टिश्यू, टिश्यू में ये हैं सेल्स, सेल्स, और ये सेल्स जो हैं वो डूबी हुई हैं कहां पर? पूरे के पूरे ब्लड में। ये इसके अंदर स्पेस का नाम है, ये ओपन स्पेस का नाम है साइन्यूसिस, स्पेस का नाम है साइन्यूसिस, और उसके अंदर ये पूरा का पूरा ब्लड, पूरा का पूरा ब्लड। तो क्या बोलेंगे? जो सेल्स है ना, सेल्स वो बाथड है इनटू ब्लड, ब्लड में डूबी हुई हैं। अगर हम यहां पर ये बोलें तो क्या बोलेंगे? ब्लड पोर्ड इनटू, ब्लड पोर्ड इनटू ओपन स्पेसेस,
open space that is sinuses and cells bathed in it, cells bathed in it मतलब जितनी भी सेल्स हैं उसी में डूबी हुई हैं। तो देखो यहां पर क्या बोलेंगे, ये लार्जर ब्लड वेसल्स हैं, लार्जर ब्लड वेसल्स poured the blood into the open spaces that is called sinuses and cells bathed in it, और सेल जो है इसी में डूबी हुई हैं। यहां पर जब आपको आर्टीरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम ब्लड वेसल्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे सबसे बड़ी आर्टरी का नाम होता है एओर्टा। एओर्टा जो टूटती है, ब्रेक होती है आर्टरी में, आर्टरी ब्रेक होती है कैपिलरी में, और कैपिलरी डायरेक्ट, जैसे हम ये बोले ये सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स है एओर्टा, ऐसे ये टूटती है आर्टरी में, और ये आर्टरी जो है ऐसे टूटती हैं आर्टीरियोल में, आर्टीरियोल ऐसे टूटती है कैपिलरी में, और कैपिलरी ब्लड को लेके जाता है कहां तक, ये सेल तक। कहां लेके जाता है, ये सेल तक। ये क्लोज्ड टाइप होता है ऐसा, लेकिन यहां पर ये वेसल्स, ये कैपिलरी एब्सेंट है इस सिस्टम में, ओपन टाइप में। ये लार्जर ब्लड वेसल्स डायरेक्ट ब्लड को पोर्ट कर रही है कहां पर, टिश्यू के बीच, टिश्यू के बीच। ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, यहां पर ला के पोर्ट कर देगा और ये पूरी की पूरी सेल उसी में डूबी हुई होंगी। तो इस तरह का सिस्टम है ओपन टाइप। लार्जर ब्लड वेसल्स हैं, पोर्ट कर रही है ब्लड को ओपन स्पेसेस में, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि इस सिस्टम में कैपिलरी एब्सेंट है, यहां पर कैपिलरी एब्सेंट है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन में। ओपन टाइप का सर्कुलेशन कुछ एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जब आप किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे, एनिलिडा से स्टार्ट होता है, एनिलिडा में क्लोज टाइप होता है, कॉर्डेटा में क्लोज टाइप होता है, लेकिन हेमिकॉर्डेटा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सब में ओपन टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। तो ये ओपन टाइप का सर्कुलेशन इस तरह का है, ठीक है। यहां पर ब्लड फ्लो जो होगा वो लो प्रेशर के साथ होगा, यहां पर ब्लड फ्लो जो होगा, ब्लड फ्लो जो है वो लो प्रेशर के साथ फ्लो होगा। यहां से वापस भी जाएगा तो लो प्रेशर से ही वापस जाएगा हार्ट को, ठीक है। चलिए और हम लोग बात करते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन की। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो पंप होगा तो हार्ट से ही, और इस ब्लड को जाना कहां है, जाना है इसको टिश्यू में, टिश्यू के बीच प्रेजेंट सेल्स में जाना है। तो ये यहां पर ऐसे सेल हैं, ये ऐसे ये सेल हैं। तो इसमें क्या होगा, जब ये ब्लड वेसल्स ये लेके आएगा ब्लड, तो ये टूट जाएगी किसमें, आर्टरी में, फिर आर्टीरियोल में, और फिर कैपिलरी में। तो अल्टीमेटली कैपिलरी ब्लड को लेके पहुंचेगी कहां तक, ठीक है, यहां से ये ऐसे ऐसे। तो ये जो है ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी है। तो यहां पर कैपिलरीज प्रेजेंट है ओपन टाइप में, जबकि क्लोज टाइप में एब्सेंट थी। ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। अब आपने पढ़ा था कि इन्हीं कैपिलरीज से जो वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस निकलते हैं यहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो ब्लड नहीं होता बल्कि वो प्लाज्मा होता है, जिसमें कि प्रोटीन नहीं छनता है, जो अभी आपने जिसे टिश्यू फ्लूइड बोला था, यहां पर प्रेजेंट था। ये वाला पॉइंट आप पढ़ रहे थे यहां से। और इसमें तो ओपन टाइप में किसी को लगे कि सर ओपन टाइप, और फिर वो जो टिश्यू फ्लूइड आपने पढ़ाया था, यहां पर ये ब्लड पोर्ड हो रहा है। यहां पर जो आता है वो यहां से ब्लड वेसल से निकल के वाटर और कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस आते हैं। इसमें ब्लड जो है वो डायरेक्ट जा रहा है कहां पर, एक एक सेल तक, इसलिए तो नाम दिया क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन। यहां पर जो ब्लड फ्लो होगा वो हाई प्रेशर के साथ होगा,
यहां पर कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, तो यहां क्लोज टाइप में ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होगा विद हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होगा। यहां पर कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, यहां पर कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। ये होता है जैसे कि एनीलिडा और कॉर्डेटा में, यहां पर हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होगा। इतनी सी कहानी है सर्कुलेटरी पाथवे ओपन टाइप और क्लोज टाइप। अब जरा हम ये देखते हैं कि आपने ये पढ़ा कि जब ब्लड का सर्कुलेशन होगा इस सर्कुलेटरी पाथवे में, तो ब्लड को पंप करने वाला कौन है? हार्ट, चाहे वो ओपन टाइप हो चाहे वो क्लोज्ड टाइप हो। तो हम लोग इसमें हार्ट में पढ़ेंगे कि कितना चैम्बर्ड हार्ट किसमें पाया जाता है। ठीक है, आप लोग जब पढ़ेंगे एनिमल किंगडम वहां पर पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टर, कि वर्टिब्रेट में कॉर्डेट्स के कैरेक्टर तो पाए जाते हैं, उसके साथ साथ वर्टिब्रेट्स में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट भी पाए जाते हैं, किसी में 2 चैम्बर, किसी में 3 चैम्बर, किसी में 4 चैम्बर। आइए जरा हम वो बात करते हैं किसमें कितना चैम्बर हार्ट पाया जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हार्ट कितने टाइप का होता है। 2 टाइप हम लोग पढ़ेंगे, मायोजेनिक और, ये तो हम चैम्बर की बात कर रहे थे। फिर हार्ट के टाइप हम पढ़ेंगे मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। तो आइए जरा हम बात करते हैं कि हार्ट के कितने चैम्बर हैं। तो ऐसे याद करिए, आप ऐसे याद कर लीजिए, फार्मा, ऐसे याद कर लीजिए फार्मा, फार्मा में एफ से फिशेस, फिशेस, ए से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, इससे रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एप्स, मतलब कि बर्ड्स, एप्स मतलब कि बर्ड्स। इनमें फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिनमें से इनमें जो है वो हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, और 2 चैम्बर होगा तो इसमें से एक होगा एट्रियम, एट्रियम का ही दूसरा नाम ऑरिकल होता है, और एक होगा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। यहां पर जहां पर 2 चैम्बर हार्ट होगा यहां पर ब्लड का सर्कुलेशन होगा, इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन। अभी हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे भी, इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन, सॉरी, अगर हम इसमें बोलें तो ऐसे बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में आप पढ़ेंगे 3 चैम्बर, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, हार्ट 3 चैम्बर्ड है। और इन 3 चैम्बर में आप पढ़ेंगे, 3 चैम्बर में आप पढ़ेंगे 2 एट्रियम और सिंगल, एक वेंट्रिकल, सिंगल वेंट्रिकल। यहां पर जो सर्कुलेशन होगा, यहां पर जो सर्कुलेशन होगा वो होगा इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, यहां पर मैमल्स और एप्स में यहां पर होता है हार्ट 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड,
और इन 4 चैम्बर हार्ट में 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होगा, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होगा। यहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो होगा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। जैसा कि देखिए, अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो यहां पर 2 चैम्बर में ऐसे एक सिंगल एट्रियम होगा, ये ऊपर एट्रियम सिंगल और नीचे वेंट्रिकल। 3 चैम्बर जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह से एट्रियम और वेंट्रिकल अलग अलग होंगे। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम 2 एट्रियम है और ये सिंगल वेंट्रिकल है। और जब कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आप पढ़ेंगे 4 चैम्बर, तो यहां पर ये आप पढ़ेंगे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। लेकिन इसी में जो ये रेप्टाइल्स है इसका एक्सेप्शन भी है। रेप्टाइल्स में कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जैसे अब यहीं पर हम अब आगे कर रहे हैं कंटिन्यू। इनमें क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एंड गैवियलिस, ये हैं तो रेप्टाइल्स, लेकिन इनमें भी 4 चैम्बर होता है। हैं तो रेप्टाइल्स लेकिन इनमें भी 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर का मतलब कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कैसा हार्ट होता है? 4 चैम्बर। याद रखेंगे भाई, ऐसे याद कर लीजिए, पहले में 2, अगले 2 में 3, अगले 2 में 4, ऐसे याद कर लीजिए। और कुछ एक्सेप्शन है किसके? रेप्टाइल्स के, जैसे कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर और गैवियलिस। ठीक है ना? चलिए और आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब जरा हम लोग और बात करते हैं इसी में कि जो रेप्टाइल्स है ना, अगर आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखेंगे तो ये रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर ही मिलेगा। लेकिन बाकी किताबों के अकॉर्डिंग रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर होता है हार्ट। अगर हम लोग रेप्टाइल्स की बात करें, तो इनमें 3.5 चैम्बर मतलब 3.5 चैम्बर्ड हार्ट होगा। थ्री एंड हाफ चैम्बर्ड हार्ट होगा। उसमें क्या होगा सर? देखिए, ये ऐसे, यहां पर ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये वेंट्रिकल जो है ना, ये पार्शियली सेपरेटेड वेंट्रिकल है। पार्शियली सेपरेटेड वेंट्रिकल है। मतलब अगर ये पूरी तरह से सेपरेट होता, जैसे कि ऐसे पूरी तरह सेपरेट होता तो हम 4 चैम्बर बोलते। अगर पूरी तरह से अनसेपरेट होता तो हम 2 चैम्बर बोलते। एट्रियम सेपरेट होता और ये तो हम 3 चैम्बर बोलते।
लेकिन एनसीईआरटी तो कहती है 3 चैम्बर हार्ट है रेप्टाइल्स में, लेकिन बाकी और बुक्स के अकॉर्डिंग कैसा मिलेगा आपको याद रखना है। दोनों बातें आपको याद रखना है कि अगर आपने 3.5 पढ़ लिया है, 3.5 पढ़ा और खाली 3 चैम्बर दिया तो वो गलत नहीं है। एनसीईआरटी 3 चैम्बर ही लिखती है, वो आपको याद रखना है। और अगर आपने 3 चैम्बर पढ़ा, कहीं 3.5 आ गया तो कहीं हमने नहीं पढ़ा है, तो आपने दोनों पढ़ लिया है। बात समझ गए ना। चलिए, इतनी सी कहानी है रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर हार्ट, तो जिसमें 2 एट्रियम और पार्शली सेपरेटेड वेंट्रिकल पाई जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी है कि जो ब्लड आपने ये पढ़ा था सर्कुलेटरी पाथवे, कि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, जिसे हम पंपिंग ऑर्गन या पंपिंग स्टेशन भी बोलते हैं। तो कितने तरह के सर्कुलेशन है? 2 टाइप के, ओपन और क्लोज्ड टाइप के सर्कुलेशन, ओपन और क्लोज्ड टाइप के सर्कुलेशन। ठीक है ना, ये ओपन टाइप और ये क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेशन। तो आइए जरा और आगे बढ़ते हैं। आपने ये पढ़ा ये फार्मा कि कितने में कितने चैम्बर, किस में कितने चैम्बर हार्ट, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स और एप्स मतलब कि बर्ड्स। अब ये भी हमने पढ़ा है कि इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है और इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। आइए जरा हम उसकी बात कर लेते हैं, क्या होता है ये इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। देखिए, तो हम पहले पढ़ेंगे इनकम्प्लीट, या ऐसे हम पढ़ ले सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन देखिए, बॉडी से मतलब बॉडी टिश्यूज से जब ब्लड निकलता है, ये बात आप ब्रीदिंग में पढ़ते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड जब बॉडी टिश्यूज तक पहुंचता है तो वो टिश्यूज, वो जो सेल्स ऑक्सीजन को ले लेती हैं और CO2 प्रोड्यूस करती हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं और CO2 रिच ब्लड जिसमें CO2 ज़्यादा है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो बॉडी से जब भी ब्लड निकलता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आएगा? ये एट्रियम में, ये सिंगल एट्रियम है और सिंगल वेंट्रिकल है। ठीक है, तो यहां से ये ब्लड जाएगा कहां? देखिए, ये ब्लड जाता है गिल्स को। गिल्स मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्योंकि जब ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो CO2 जाता है, वो ब्लड जाता है सीधा रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन CO2 को बाहर करके O2 को अंदर लेता है। वो चाहे फिशेस हो, चाहे एम्फीबियंस हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे मैमल्स हो, सब में जो ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है, प्योरीफिकेशन का मतलब ऑक्सीजनेशन होता है, जो ऑक्सीजन ब्लड में आती है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ही आती है। याद रखेंगे, ऑक्सीजनेशन जो है वो कहां पर होता है? लंग्स में होता है। तो ये ब्लड आया एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड है ये? ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे हम इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं, जिसे CO2 रिच ब्लड बोलते हैं, इसमें CO2 ज्यादा होती है। ये आया एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से चला गया कहां पर? ये चला गया गिल्स में। और गिल्स में जाने के बाद क्या होगा? गिल्स यहां से CO2 को करेगी बाहर एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन को ले लेगी अंदर। मतलब यहां पर ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस हो रही है, जिसे हम प्योरीफिकेशन बोल रहे हैं। और यहां से ब्लड प्योर होने के बाद वापस चला गया कहां पर? बॉडी में। तो बोलिए, यहां पर ये था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर गया, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया? गिल्स में। गिल्स से CO2 बाहर, O2 अंदर। कौन सी प्रोसेस हुई? ऑक्सीजनेशन। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, वापस बॉडी को। तो देखो यहां पर जो ब्लड यहां बॉडी में आया वो एक ही बार इंटर कर रहा है। ब्लड इंटर वंस इन हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट में आता है, इधर से आया और इधर से गया। अब जो ब्लड आ रहा है फिर से डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। ओनली वन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेट इन द हार्ट, या ब्लड इंटर इनटू द हार्ट ओनली वंस, एक बार इंटर किया, अब दोबारा ये फिर प्योर होने के बाद सीधा बॉडी में गया। इस तरह का सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन कहलाता है। कहां पर होगा, जहां पर टू चैम्बर्ड हार्ट पाए जाएंगे, जैसे कि फिशेस में, जैसे कि फिशेस में। तो यहां पर क्या पढ़ा, यहां पर ब्लड इंटर इन हार्ट ओनली वंस, इसका नाम क्या है, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। अब जरा यहीं पर आपको बताते हैं, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है, इसी को इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। मतलब ये CO2 रिच ब्लड है, जिसमें CO2 ज्यादा है, जिसमें CO2 ज्यादा है। तो टिश्यूज से जब ब्लड निकलते हैं तो उसमें CO2 ज्यादा ही होती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब प्योर ब्लड, प्योर ब्लड जो कि O2 रिच ब्लड है, O2 रिच है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा पाई जाती है। तो ये सर्कुलेशन है सिंगल सर्कुलेशन, जो कि फिशेस में पाया जाता है, जहां पर टू चैम्बर्ड हार्ट होगा वहां पर पाया जाएगा। आइए जरा हम और आगे बढ़ते हैं इसमें, हम और आगे बढ़ते हैं जरा इसमें। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, अभी आपने पढ़ा था कहां होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, जहां पर 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, देखिए यहां पर ये हार्ट है, 3 चैम्बर्ड है, जिसमें से राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। एट्रियम का नाम ऑरिकल भी है, ये आपको बता दिया। तो ये बॉडी है, बॉडी टिश्यूज, बॉडी लिखने का मतलब भैया बॉडी टिश्यूज, ठीक है ना। और आपको बता दिया बॉडी टिश्यूज से जो ब्लड निकलते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ही होते हैं। और यहां पर हमने लिखा गिल्स, स्किन एंड लंग्स। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो एम्फीबियंस में भी है, और एम्फीबिया में स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, गिल्स से भी होता है, लंग्स से भी होता है, और रेप्टाइल्स भी 3 चैम्बर्ड हैं तो उसमें लंग्स से होता है। तो सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमने लिख दिया। यहां से बॉडी से जो ब्लड निकलेगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। कहां पर आएगा, राइट एट्रियम में। कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर गिल्स में, यहां पर ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब प्योरिफिकेशन होता है। ये क्या करेंगे, ये CO2 को बाहर करते हैं और O2 को अंदर करते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है, O2 का आना प्रोसेस का नाम ऑक्सीजनेशन होता है, जिसे हम प्योरिफिकेशन बोलते हैं। तो ये ब्लड इधर से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो देखिए 2 टाइप का सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट में सेम टाइम पे, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 2 टाइप का सर्कुलेशन दिख रहा है, मतलब डबल सर्कुलेशन। लेकिन दोनों ब्लड आके यहां पर मिक्स हो जाते हैं, दोनों ब्लड यहां पर आके
मिक्स हो जाते हैं, इम्प्योर और प्योर। यहां से जो ब्लड निकलता है वो मिक्स ब्लड होता है, मिक्स ब्लड होता है, और ये जाता है दोनों तरफ। ये मिक्स ब्लड है। ये मिक्स ब्लड जो जाएगा, ये यहां पर CO2 जो है उसको जल्दी से और बाहर करके O2 और ला देगा। यहां पर जो ब्लड आ रहा है ये, इसमें ऑक्सीजन मिक्स ब्लड में ज्यादा है, इसी से ये बॉडी जो है ऑक्सीजन ले लेगी और फिर CO2 उसमें ज्यादा डाल के फिर से भेज देगी, और जो इधर गया इसमें और ऑक्सीजन लेके ये आ जाएगा, तो यहीं से ये जो है ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये डबल हो तो रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं होने पाया, यहां पर आके ब्लड मिक्स हो गया, जिसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। कहां होगा? जहां पर 3 चैम्बर्ड हार्ट होंगे वहां पर इस तरह का सर्कुलेशन होगा। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा ऐसा ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा ऐसा हार्ट है, ब्लड नहीं, कौन सा ऐसा हार्ट है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। फिशेस का हार्ट दो चैम्बर हार्ट होगा, जिसे हम लोग वेनस हार्ट भी बोलते हैं। वेनस हार्ट जो सिर्फ वेनस ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, पंप करता है। तो यह है सिंगल सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसके बाद जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, देखिए तो यहां पर ये भी सेपरेटेड होगा, तो ये वाला ब्लड इधर से, ये वाला ब्लड इधर से, अलग अलग ब्लड, 2 टाइप के ब्लड सेम टाइम पे हार्ट में सर्कुलेट होंगे, तो उसे बोलेंगे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हमको डिटेल में पढ़ना है, अलग से वो हेडिंग दी गई है, तो हम उसको पढ़ेंगे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो ये आपने जो आज पढ़ा है वो आपने पढ़ा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे में आपने ये पढ़ा कि कितना चैम्बर हार्ट कहां पर पाया जाता है, ठीक है ना। और ये एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स के, इसमें भी याद रखेंगे आप, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। और रेप्टाइल्स में वैसे तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 3 चैम्बर, लेकिन और बाकी बुक्स के अकॉर्डिंग 3.5 चैम्बर, जैसा ऑप्शन मिले आप आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो अगर 2 चैम्बर हार्ट होगा तो सिंगल सर्कुलेशन होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, और 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। और ये हार्ट कहां पर कैसा पाया जाता है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, वो हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।